गुड मॉर्निंग क्लास। एसीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये मेटल और नॉन मेटल आया ही कहाँ से है ना। जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट या तत्व हैं, उसमें से कुछ आपके क्या है, मेटल हैं मतलब धातु हैं, कुछ आपके क्या है, नॉन मेटल मतलब अधातु हैं, और उसमें से कुछ आपके क्या है, उपधातु यानी मेटलॉइड हैं। ठीक है, क्या क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट जितने भी तत्व हैं वो या तो धातु हैं, या तो धातु हैं, या अधातु, या फिर उपधातु, या तो मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड है। जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट कुल कितने अब तक खोज गए हैं, 118। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इसमें से 118 है, कुछ उसमें से क्या है, धातु है। धातु लगभग कितने, 90 है ना, लगभग 90 आपके एलिमेंट क्या है, धातु हैं। लगभग अधातु कितने हैं, 22, सॉरी आपके उपधातु कितने हैं, हाँ सही है 22, और इसमें से फ्यू है ना, फ्यू लगभग 6 या 8 इस तरह से वेरिएट करता है कुछ। तो यहाँ से इतना ये आपका डाटा है। आप बस इतना समझिए, ये आपको नहीं याद रहेगा तब भी आप कोई बात नहीं, बस आपको इतना समझना है कि जो 118 एलिमेंट या तत्व तो खोजे गए हैं, उसमें से आपके कुछ कौन है, धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि किसको पहले धातु ये मिलेंगे कहाँ। ये 118 जो एलिमेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, उसमें से आपने कहा कि कुछ तो धातु है, कुछ अधातु, कुछ उपधातु है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको ये धातु कहाँ मिलेंगे, ये अधातु और उपधातु कहाँ मिलेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये जो धातु है आपको एस ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक, जिसमें आपका क्या है, हाइड्रोजन को ऊपर छोड़ देना है, उसके बाद लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जितने भी हैं, उसके बाद सेकंड ए वाले में मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मतलब पूरा फर्स्ट ए और पूरा सेकंड ए, या फिर इस तरह कह लें पूरा यस ब्लॉक है ना। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर पूरा एस ब्लॉक आपका क्या है, मेटल है मतलब आपका धातु है। ठीक है, इसके अलावा आपके डी में भी है मेटल, एफ में भी है मेटल, बाकी जो पी का है ना, पी वाला ब्लॉक जो है आपके आवर्त सारणी में, इसमें आपके अधातु और उपधातु, अधातु और उपधातु है। अब बात समझ में आई कि 118 जो एलिमेंट या तत्व हैं उनको पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में रखा गया है। उसमें से जो 118 है पूरे में कुछ धातु, कुछ अधातु, कुछ उपधातु हैं। ठीक है, धातु आपको कहाँ मिल जाएंगे, एस ब्लॉक में मिल जाएंगे, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। आगे बात करता है कि जो पी ब्लॉक है इसमें कौन कौन मिलेंगे, इसमें अधातु और उपधातु मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा एक एक परिभाषा देख लेते हैं, छोटी छोटी सी परिभाषा कि धातु किसको कहेंगे। धातु वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है। अधातु कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, एक्सेप्ट करके क्या करता है, ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखता है। उपधातु जो होता है ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। एकदम सिंपल सी एक एक लाइन की परिभाषा, क्या सीधा सीधा कहेंगे कि धातु कैसा हो सकता है, धातु वो जो धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है। धनायन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके। अधातु कौन होता है, जो ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को ले करके। उपधातु कौन होता है, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है ना, इन कभी धातु कभी अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, वो आपका उपधातु कहलाता है। आगे देखते हैं, अब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। मोटा मोटा हमने क्या देख लिया कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उसके साथ साथ हमने उपधातु को भी समझ लिया। और पूरे तत्व हैं ये, है ना, ये तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया, ये चीज़ हमने समझ ली है ना। अब हमको क्या समझना है, ये धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ना। हमको पढ़ना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु की। मतलब हेडिंग क्या डालेंगे हम, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसका, भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु का, धातु व
आधातु का भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है इतनी चीज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या क्या पढ़ना है कि मतलब उनके भौतिक ये जो आपके मेटल और नॉन मेटल है इनको हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी इनके भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग करेंगे। मतलब उनके भौतिक गुणों के आधार पर पहचानेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। मतलब आपको अगर कुछ दे दिया गया कोई एलिमेंट, आप कैसे पता करोगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमको कुछ सॉल्यूशन दिया जाता था, हम ये पहचान के बताते थे कि वो एसिड है कि बेस है। उसी तरह हमको यहाँ कोई एलिमेंट दिया जाएगा और उस एलिमेंट या तत्व को हम पहचान करके बताएंगे कि वो धातु है या अधातु है। आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी भौतिक अवस्था देखेंगे। ठीक है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यहाँ लिख देंगे, गुण यहाँ देख रहे हैं, यहाँ धातु और यहाँ अधातु। ठीक है, अब भौतिक अवस्था धातु की कैसी होती है। धातु की भौतिक अवस्था ठोस होती है। मतलब अधिकतर धातु, अधिकतर मेटल्स जो होंगे आपको वो सॉलिड स्टेट में या ठोस अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है आपके लिक्विड, है ना, गैसीय अवस्था में या तो मिलते हैं, ज़्यादातर लिक्विड में ही मिलेंगे, है ना। इसके अलावा आपको सॉलिड में भी मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से एक्सेप्शन पढ़ना है ना। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं, कुछ धातु ऐसे हैं, मतलब धातु को होना कैसे चाहिए, ठोस होना चाहिए। इनका भौतिक गुण या भौतिक अवस्था में धातु का क्या है कि धातु ठोस होंगे, है ना। लेकिन क्या है कि अपवाद मरकरी एक अपवाद है जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ये मरकरी आपका क्या है, एक धातु है ना। और धातु की भौतिक अवस्था होती है ठोस। मतलब धातु होने की वजह से इस मरकरी को ठोस होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, अपवाद है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मतलब रूम टेम्परेचर पर भी ये क्या कहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ अपवाद कौन है, ब्रोमीन। जैसे आधातु को क्या होना चाहिए, आधातु को लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, लिक्विड में ना रह करके ब्रोमीन ये दोनों अवस्था के छोड़ करके जो इसका नियम है उसके हट करके वो प्रॉपर्टी शो करता है, गुण प्रदर्शित करता है। यानी अधातु में भौतिक अवस्था का अपवाद ब्रोमीन है। देखिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, लस्चरस मतलब चमक की बात, धात्विक चमक। दूसरा गुण क्या ले रहे हैं, धात्विक चमक। ठीक है, अब देखना है कि धातु कैसा गुण दिखाता है। धातु के पास चमक होती है, धातु चमकदार होता है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या कह रहा है, कैसे पता करेंगे कि आपको कोई तत्व दिया गया है, कोई आपको एलिमेंट दिया गया है या तत्व दिया गया है, आपको पहचान के बताना है वो धातु है कि अधातु है। अब आप उसको देखेंगे, है ना, आप उस एलिमेंट को देखेंगे, अगर उसमें चमक है ना, तो वो आपका क्या है, धातु है। अगर उसमें चमक नहीं है तो वो आपका क्या है, अधातु है। सेकंड पॉइंट आती है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी।
मैलिएबिलिटी आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी क्या होगा, ये आपका धातु, धातु आपका कैसा है, आघात वर्धनीय है यानी मैलिएबल है। मैलिएबल, ठीक है, जबकि अधातु आपका मैलिएबल नहीं होता है। क्या होता है आघात वर्धनीयता, इसका मतलब समझिएगा, है ना। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जैसे आप कोई मेटल में क्या कह रहा है, पहले यहां से समझिएगा कि मेटल क्या है, मैलिएबल है ना। तो आपको कोई एलिमेंट या तत्व दिया गया है, आप उस पर किसी चीज से किसी भारी चीज से, चाहे आप हथौड़े समझिए कि आप हथौड़े से जब उसको मारेंगे, है ना, उसको हैमर्ड करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, अगर वो धातु होगी तो वो थिन शीट्स में, है ना, पतली सी प्लेट या चादर के रूप में, जैसे एल्यूमिनियम की आपकी एक प्लेट आती है ना, एल्यूमिनियम की एक पॉलीथीन आती है जिसमें आप रोटी वगैरह पैक करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो मतलब कहने का कि अगर आप किसी एलिमेंट्स पे तेजी से मार रहे हैं, किसी चीज से हैमर्ड कर रहे हैं और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, पतली चादर में बदल जा रहा है, तो वो आपका धातु है। यानी धातु ये गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा गुण, आघात वर्धनीयता का। अगर उस पर किसी चीज से हैमरिंग करेंगे तो वो थिन शीट में बदल जाएगा, जबकि आपका जो अधातु होगा, अगर उस पर किसी चीज से हैमर्ड करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। अधातु कैसा होता है, ब्रिटल होता है, वो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका धातु कैसा होगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। जो आपका धातु होता है वो कैसा होता है, डक्टाइल, मतलब ये धातु कैसा होता है, धातु को पतले से पतले तार के रूप में, है ना, पतले से पतले तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि अधातु के अंदर ऐसा गुण नहीं होता है, ठीक है। आगे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक धातु का कैसा होता है, उच्च होता है, मतलब हाई होता है, जबकि अधातु में निम्न होता है। यहां पर क्रॉस नहीं बल्कि निम्न लिख लीजिए। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब धातु को गलाने के लिए या पिघलाने के लिए, क्या है, धातु को गलाने या पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। यानी धातु का जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक है वो उच्च होता है, बल्कि अधातु को गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम तापमान देना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। देखिए एक बार समझते हैं इसको, क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, किसका, मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं। कुछ गुण होंगे, उनके आधार पर हम बताएंगे कि वो धातु है अथवा अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, भौतिक अवस्था सबसे पहले देखेंगे। तो धातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है, जबकि अधातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है, या तो गैसीय अवस्था में होगा या तो सॉलिड अवस्था में होगा, है ना, मतलब या तो ठोस अवस्था में होगा या तो गैसीय अवस्था में होगा, कौन, अधातु। लेकिन अपवाद है इसमें, अपवाद क्या है कि जो आपका मरकरी धातु है, मरकरी एक धातु है लेकिन ये हमेशा द्रव अवस्था में मिलता है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। मरकरी एक धातु होने के बावजूद भी क्या करता है, द्रव अवस्था में रहता है, जबकि धातु का गुण क्या है, वो ठोस अवस्था में रहना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। इसमें अपवाद, अधातु में अपवाद कौन है, अधातु में अपवाद ब्रोमीन है,
है ना। यानी कहने का मतलब कि धातु अधातु जो है वो या तो गैसियस अवस्था में रह सकता है या ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में, इन दोनों अवस्थाओं में अधातु रहता है। लेकिन आपका ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट या तत्व है जो अधातु होते हुए भी इन दोनों की बजाय द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन क्या करता है, द्रव अवस्था में रहता है, जो अधातु का अपवाद बन जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको देखते हैं, लस्टरस प्रॉपर्टी। लस्टरस प्रॉपर्टी मतलब चमक होती है। जो धातु होता है, धातु के अंदर एक धात्विक चमक होती है, एक अलग प्रकार की साइन होती है, चमक होती है, जबकि अधातु के अंदर ये गुण नहीं होता है। अधातु में एक अपवाद है आपका, जैसे आयोडीन। आयोडीन आयोडीन क्या है, आयोडीन अपवाद है अधातु का, क्योंकि आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी ये चमक दिखाता है, चमक को प्रदर्शित करता है, या साइनी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, आगे क्या देखना है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या, आघात वर्धनीयता, है ना। धातु क्या है, आघात वर्धनीय होता है। आघात मतलब किसी भारी चीज से आप जब धातु के ऊपर मारेंगे तो धातु क्या होगी, टूटने की बजाय एक पतली और पतली प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये गुण क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता कहलाती है। यही चीज अगर आप अधातु के साथ अप्लाई करते हैं, यानी नॉन मेटल के साथ अप्लाई करते हैं, मतलब किसी भारी चीज से अगर धातु के ऊपर आप मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि अधातु कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, आगे से नेक्स्ट पढ़ते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, है ना। तन्यता कहने का धातु क्या होता है, तन्यता को प्रदर्शित करता है, यानी धातु को क्या है, पतले से पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अपनी लाइफ में, जनरल लाइफ में देखिए, जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स घर में लगे हुए हैं वो क्या है, या तो कॉपर के, सिल्वर के बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं ना। तो कॉपर और सिल्वर है क्या, धातु ही तो है। तो यानी क्या होता है, धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, यानी उसको तान करके पतले से पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक। तो आप हमको बताइए, जब भौतिक अवस्था जिसकी ठोस है, जो ठोस अवस्था में है, उसको गलाने के लिए या पिघलाने के लिए ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अधातु, क्योंकि अधातु क्या है, गैसियस अवस्था में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धातु की क्या होती है, ज़्यादा होती है। गलनांक और क्वथनांक धातु का ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, अधातु की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतनी चीज आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। देखिए आगे कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, सोनैरिटी, है ना, और क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड डेंसिटी एंड हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या, कठोरता। कठोरता, कठोरता के आधार पर हम देखेंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है, अथवा कि मतलब धातु क्या होता है, वो कठोर होगा कि कोमल होगा, अधातु कठोर होगा कि कोमल, मतलब कठोरता के आधार पर हम दोनों के गुण को प्रदर्शित करेंगे। आगे डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, चालकता, कुल मिला जुला के देखना है ना, चालकता हमको देखनी है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का और ऊष्मा की चालकता हमको देखनी है, धातु के अंदर कैसी होती है, अधातु के अंदर कैसी होती है। ठीक है, आगे देखना है सोनैरिटी। सोनैरिटी कहने का मतलब क्या है, ध्वनि से संबंधित, है ना, आवाज, साउंड जो होती है। ठीक है, सोनैरिटी का मतलब हमको क्या देखना है, ध्वन्यात्मकता। ध्वनि, है ना, ये आपको टफ लग रहा होगा, है ना। सोनैरिटी आपके लिए इजी है। सोनैरिटी का मतलब साउंड से, है ना, आवाज से, मतलब अभी डिफरेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मतलब मेटल जो होता है वो सोनरस होता है, मेटल जो होता है वो सोनरस, सोनरस, है ना, मतलब साउंड होती है। अगर सोनरस, इसको रहने दीजिए, मेटल यानी धातु जो होता है वो सोनोरस होता है। कहने का मतलब अगर आप धातु पे, है ना, धातु पे आप किसी चीज से मारेंगे तो उसमें से एक
आवाज अलग से आएगी, झंझनाहट की। जैसे आयरन है ना, लोहा जो है, लोहा, जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे वहां जब बेल लगती होगी है ना, जो बेल लगती है वो क्या है, लोहे की बनी हुई होगी। लोहे से लोहे पे मारते हैं, एक बेल बीती, दो बेल बीती है ना, इसी तरह से आपको पता है। तो वो जो लोहा है क्या, वो धातु है। आयरन क्या है, एक धातु है। तो जब आप उस पर किसी चीज से मारते हैं है ना, जब आपके स्कूल में बेल बजती है तो वहां से एक आवाज आती है झंझनाहट की, है ना। तो वो क्या कहता है, मतलब कहने का कि धातु जो होता है वो सोनोरस होता है, ध्वन्यात्मक होता है ना, ध्वनि प्रदर्शित करता है। जबकि अधातु क्या है, सोनोरस नहीं होता है। यानी अधातु पे आप जब मारेंगे, जैसे ये आपके स्कूल की बेल है, जब आप इस पे मारेंगे तो वहां से आवाज नहीं आएगी। कैसी, एक साउंडेबल आवाज नहीं आएगी। तो वो अधातु अगर वहां से आवाज आती है तो वो क्या हो जाएगा, सोनोरस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसा होता है। ठीक है, यानी धातु जो होता है, धातु या मेटल, उसके अंदर क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना, अच्छा चालक होता है। गुड कंडक्टर, धातु जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, अच्छा चालक होता है। जबकि आपका अधातु क्या होता है, पुअर है ना, पुअर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु जो होता है उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट ऊष्मा, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का प्रवाह उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है, या कहिए कि नहीं होता है ना। जबकि धातु जो होता है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है। जैसे आप उदाहरण से समझिए, आपको क्या करना है, लोहे के एक सिरे को, अगर लोहे के एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हीट का है ना, क्योंकि वो हीट का क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, चालकता दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से समझना चाहें तो कॉपर की वायर आती है ना, कॉपर क्या है, एक धातु है, मेटल है ना। कॉपर की जो वायर आती है, तार आती है, कॉपर है क्या, एक धातु है, मेटल है। और वहां उस कॉपर की वायर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है पूरे घर में, है ना। जो आपके घर में वायर लगी है वो अगर कॉपर की होगी या किसी और भी चीज होगी, लेकिन होगी वो किसकी, मेटल की ही होगी, है ना, धातु की ही होगी। तो वहां से जो आपके घर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा विद्युत का प्रवाह हो रहा है, वो इस धातु से ही तो हो रहा है। यानी कहने का मतलब धातु जो है वो गुड कंडक्टर होता है, अच्छा चालक होता है, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, इसके आगे आपका अधातु क्या होता है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये अधातु है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ये अपवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं। घनत्व क्या होगा धातु में, उच्च होगा, धातु उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है, जबकि अधातु निम्न। ठीक है, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद आती है कठोरता। कठोरता, अब आपको इसके पहले वाला चार्ट याद करिए कि वहां ऊपर सबसे पहले क्या लिखे थे, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, है ना। तो धातु कैसा था, ठोस अवस्था में था। तो यहाँ आपकी कठोरता कैसी होगी, धातु जो होगा वो कठोर होगा, हार्डनेस इसकी ज्यादा होगी, किसकी, धातु की। जबकि इसकी अपेक्षाकृत यहाँ क्या होगा, कोमल होगा, अधातु अपेक्षाकृत कोमल होगा, जबकि धातु क्या होगा, कठोर होगा, हार्डनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक बार फिर से प्रॉपर्टी देख लेते हैं पूरा। सोनैरिटी, सोनैरिटी मतलब क्या, ध्वन्यात्मकता देखनी है। धातु जो होता है, मेटल आपका,
वो कैसा होता है, सोनोरस होता है। मतलब अगर आप धातु के ऊपर क्या करेंगे, धातु के ऊपर किसी चीज़ से पीटेंगे, है ना, तो सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप अपने स्कूल की बेल को याद रखते हैं, है ना, जो आपके स्कूल में घंटी लगती है, बेल लगती है, उसको आप याद रखिए, क्योंकि वो क्या है, लोहे से बना हुआ है, और लोहा क्या है, एक धातु है ना। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि धातु जो होता है वो सोनोरस होता है, यानी ध्वन्यात्मकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जबकि आधातु कैसा होता है, सोनोरस प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, चालकता देखते हैं। चालकता किसकी किसकी देखनी है, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो आपका जो धातु होता है वो सोनोरस होने के साथ साथ गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे अगर आप लोहे की एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो चालकता का गुण प्रदर्शित कर रहा है हीट के लिए, है ना। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के प्रवाह के लिए देखेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, जैसे घर में वायर्स लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में प्रोवाइड हो रही है, और वो वायर्स किस चीज़ की है, किसी धातु की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप अधातु में देखेंगे तो वो पुअर कंडक्टर होता है, या आप कहिए नो कंडक्शन ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द नॉन मेटल, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, घनत्व। डेंसिटी क्या होगा, धातु का ज़्यादा होगा, घनत्व आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा धातु के पास, जबकि निम्न घनत्व होगा किसका, अधातु का, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस देखते हैं यानी कठोरता। तो कठोर कौन होगा आपका, धातु कठोर होगा, उसकी अपेक्षाकृत अधातु क्या होगा, कोमल होगा, ठीक है। अब इसमें अपवाद देख लीजिए एक बार, क्या है कि कठोर तो होता है, जितने भी धातु हैं वो कठोर होंगे, लेकिन इसमें अपवाद है कौन कौन, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जो धातु होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, कोमलता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनको होना क्या चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था या कठोर होना चाहिए था। इसके अलावा आपका जो आधातु होता है, आधातु को कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। लेकिन डायमंड, हीरा, डायमंड एक ऐसा आधातु है जो क्या करता है, आधातु होने के बावजूद भी क्या, कोमल होने के बजाय बल्कि कठोर होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। ये डायमंड एक जगह और अपवाद शो करेगा, क्या कि जो आपके धातु होते हैं उनमें चमक होनी चाहिए, आधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन डायमंड या हीरा आधातु होने के बावजूद भी क्या करता है, लस्टरस प्रॉपर्टी यानी आपको चमक प्रदर्शित करता है, ठीक है। आयोडीन और डायमंड दोनों क्या करेंगे, लस्टरस प्रॉपर्टी यानी शाइनिंग करेंगे आधातु होने के बावजूद भी। तो ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। आप इसके साथ साथ ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है, आधातु होने के बावजूद भी क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, सॉरी हीट नहीं इलेक्ट्रिसिटी आप कहिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और ये ग्रेफाइट है क्या, ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है, अपरूप है, और कार्बन क्या होता है, कार्बन आपका एक अधातु है। तो मतलब ये अधातु का अपरूप होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है, जबकि ये गुण आधातु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी, भौतिक गुणधर्म आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। भौतिक गुणधर्म में हमने क्या क्या पढ़ा, इनका धातु और अधातु के बीच में एक अगर डिफरेंस आता है आपको लिखने के लिए, तो इसके पहली वाला जो आपको चार्ट दिखाया गया वो और ये लगभग 8-10 पॉइंट आपको याद रखेंगे, क्या कि उनके भौतिक अवस्था क्या होती है, घनत्व क्या होता है, सोनेरस प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, मेलिबिलिटी क्या होती है। इस तरह से आपको अगर 8-10 पॉइंट याद रहेंगी तो आप मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी रासायनिक गुणधर्म धातु और अधातु के, ठीक है। धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़ें, भौतिक गुणधर्म को पूरी तरह से समझ लीजिए। अब रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, हमने कई बार बताया है कि जब कभी आपको रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कहे तो उसमें आपको रिएक्शंस देखनी होती है, ठीक है, उसमें आपको अभिक्रिया यानी रिएक्शंस देखनी होती है। तो हमको मेटल और नॉन मेटल में, है ना, मेटल और नॉन मेटल की रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन हमको किसके किसके साथ में देखनी है, पहले देखनी है धातु की अभिक्रिया यानी मेटल्स, है ना, यानी मेटल्स की रिएक्शन O2 यानी एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, धातु कैसे रिएक्ट करेगा, साथ साथ धातु यानी मेटल H2O की प्रेजेंस में यानी जल की उपस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा, धातु तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। फिर आपको आता है धातु आधातु के साथ अगर रिएक्शन करेगा, धातु आधातु के साथ अगर रिएक्शन करेगा
तो क्या बनेगा। और साथ साथ धातु अगर किसी अन्य सॉल्यूशन के धातु लवण के साथ रिएक्शन करता है, धातु अन्य धातु लवण के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या देखेगा। ठीक है, एक एक करके हम पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले धातु यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है। तो धातु आपका यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड देता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड देता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। यानी जब आपका धातु क्या करता है, धातु रिएक्शन करता है किसके साथ, एयर यानी वायु की उपस्थिति में, तो ये कहाँ बनता है आपका, धातु ऑक्साइड देता है। ठीक है, इतनी चीज धातु ऑक्साइड देता है। धातु मतलब मेटल, और यहाँ पर आपने O2 ले रखा है, यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब हमको क्या देखना है, जैसे एग्जाम्पल लेके हम समझे है ना। एग्जाम्पल में आपका धातु क्या, कॉपर एक क्या है, धातु है। ठीक है, ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा, CuO2। ठीक है, CuO2। इस तरह से अगर आप हम क्या करें, यहाँ पर 2 लगा दें, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, कॉपर का ऑक्साइड सीधी सीधी बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसी तरह कोई भी आप क्या करेंगे, मेटल ले लीजिएगा, कोई भी धातु ले लीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बना देगा, धातु का ऑक्साइड बना देगा। कोई भी धातु जब वायु की उपस्थिति में, यानी वायु मतलब क्या, वायु में ऑक्सीजन हमको लेना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब इसको हमने एक करके देख लिया। Cu अगर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CuO2 बना देगा, जो कि क्या है, धातु ऑक्साइड यानी कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा धातु जो ऑक्साइड है, नोट करके लिखिएगा कि धातु ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी क्या, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, बेस की तरह। जैसे एसिड और बेस इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा है, तो बेस जो होता है वो धातु ऑक्साइड बेस की तरह काम करता है। बेस की तरह काम करने का क्या मतलब है, मतलब अगर हम इसको किसी एसिड के साथ, है ना, अगर ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, अम्ल के साथ रिएक्शन करवा दें, तो वो लवण बना देगा, है ना। यानी अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड किसी धातु ऑक्साइड को, ये क्या है, क्षार की तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह यानी बेस की तरह काम कर रहा है, तो यानी हम अगर इसको किसी अम्ल के साथ, है ना, मान लो HCl, है ना, अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये क्या दे देगा, हमको लवण दे देगा। इतनी बात समझ में आई। नोट करके ये लिखेंगे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इसलिए अगर हम किसी भी धातु ऑक्साइड को किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवा देंगे, अभिक्रिया करा देंगे, तो वो हमको लवण दे देगा। ठीक है, लवण और जल दे देगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ धातु ऐसे होते हैं, कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं। सभी धातु के ऑक्साइड कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे, सभी धातु के ऑक्साइड गुण क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपके धातु ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, जो दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं। दोनों गुण मतलब क्या, क्षारीय गुण और अम्लीय गुण दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। जैसे कौन, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 3 कैसे लगाया, क्योंकि Al पर कितने 3 चार्ज होते हैं, तो 2 लगाए तो यहाँ 6 हो गए, है ना, और यहाँ पर 2 लगाए 6, और ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पर कितने 2 होते हैं, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो 2 3 6, 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, Zn पर 2+ चार्ज, O2 पर, O पर कितना 2- चार्ज। ठीक है, Zn यानी यहाँ पर बैलेंस है, Zn पर 2+ होता है, एक ऑक्सीजन पर भी 2- होता है, दोनों बराबर है। ZnO2 और Al2O3 एक ऐसे ऑक्साइड हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड हैं
जो एम्फोटेरिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जरूरत पड़ने पर ये Al2O3 क्या करेगा, एसिड की तरह भी काम कर लेगा, जरूरत पड़ने पर ये क्षार की तरह भी काम कर लेगा। मतलब कहने का, अगर हम इसको चाहे Al2O3 को चाहे अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं चाहे क्षार के साथ रिएक्शन कराएं, दोनों ही कंडीशन में वो हमको क्या देगा, लवण और जल देगा। पूरी बात समझिए क्या कह रहा है कि जो धातु होता है, जो आपका धातु यानी मेटल होता है, वो कैसा गुण प्रदर्शित करता है, वो क्षारीय गुण रखता है। ठीक है, वो क्षारीय गुण यानी बेसिक गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो क्षारीय गुण के साथ साथ अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। और उसमें एम्फोटेरिक नेचर वाले में उदाहरण कौन है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड हैं जो क्षारीय गुण और अम्लीय गुण दोनों प्रदर्शित करेंगे। यानी अगर हम Al2O3 को चाहे अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं चाहे क्षार के साथ रिएक्शन करवाएं, दोनों ही कंडीशन में वो हमको लवण और जल देगा ही देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कौन सा गुण है, उसके पास एम्फोटेरिक का गुण है। ये चीज़ आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके दो चीज़ें लिख लेंगे स्टार लगा के, क्या कि पहली बात तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सेकंड नोट में आप लिखेंगे कि आपके Al2O3 और ZnO2 ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, एम्फोटेरिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्षारीय गुण के साथ साथ अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। और इनको चाहे अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाए चाहे क्षार के साथ रिएक्शन कराई जाए, दोनों ही कंडीशन में वो हमको लवण और जल दे देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ धातु आपके ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड आपके ऐसे होते हैं कुछ धातु ऑक्साइड आपके ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो जल में विलेय है, जो जल में विलेय है। लेकिन कुछ आपके ऐसे हैं जो जल में अविलेय है। जो जल में अविलेय है, कहने का मतलब क्या है कि धातु ऑक्साइड, अब तक हम क्षारीय और अम्लीय गुण देख रहे थे धातु के ऑक्साइड का। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखना है हमको कि जो धातु का ऑक्साइड है उसमें से कौन सा धातु का ऑक्साइड क्या है, जल में विलेय है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में विलेय हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उनको कहते हैं एल्केलीज। जो जल में घुल जाते हैं, नोट करके लिखिएगा कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं उन्हें एल्केलीज कहते हैं, उन्हें एल्केलीज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये चीज़ आप नोट करके लिखिएगा। तीसरी नोट्स आपको लिखाई गई क्या कि जो धातु ऑक्साइड में घुल जाते हैं वो क्या कहते हैं, एल्केली कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं। तो यानी कहने का इसका क्या मतलब हुआ कि जो जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वो सभी के सभी एल्केली नहीं हो सकते हैं, है ना। जितने भी धातु ऑक्साइड हैं मतलब सभी धातु ऑक्साइड एल्केली नहीं हो सकते, लेकिन परंतु सभी एल्केली धातु ऑक्साइड होते हैं। इतनी चीज समझ में आई पॉइंट
क्या कह रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। तो जो जल में घुल जा रहे हैं, जो जल में विलेय हैं, उनको एल्केली कहा जाता है। ठीक है, अब कह सकते हैं हम कि धातु ऑक्साइड है इतना सारा ढेर। अब ये मान लीजिए दोनों क्या है, धातु ऑक्साइड है, इसमें से ये वाला क्या है, जल में घुल जा रहा है, और ये घुल जा रहा है इसलिए हम इसको एल्केली कह रहे थे। लेकिन जबकि दोनों धातु ऑक्साइड थे, है ना, तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि जितने भी धातु ऑक्साइड हैं सब क्या हो सकते हैं, सभी धातु ऑक्साइड एल्केली नहीं हो सकते हैं। धातु ऑक्साइड ये भी था लेकिन ये घुला नहीं, इसलिए इसको हमने एल्केली नहीं कहा, है ना। जितने भी धातु ऑक्साइड हैं सभी एल्केली नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एल्केली हैं उन सब को हम धातु ऑक्साइड कह सकते हैं, वो सब धातु ऑक्साइड होते हैं। मतलब ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ऑल मेटल ऑक्साइड मतलब जितने भी आपके धातु के ऑक्साइड हैं, है ना, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट मे बी, है ना, क्या नहीं हो सकते हैं, एल्केली नहीं हो सकते हैं। आगे सेकंड पॉइंट में आप कहेंगे लेकिन जितने भी एल्केली हैं, जितने भी पानी में घुल गए हैं, वो सब के सब क्या थे, धातु के ऑक्साइड थे, है ना। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये रिएक्शन आपने पूरी पढ़ ली, है ना। क्या क्या पढ़ा इसमें कि जब धातु, शॉर्ट फॉर्म में क्या, धातु ने किसके रिएक्शन किया, वायु के साथ, या फिर आप O2 लिख लीजिए। ये क्या दिया, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को बस केवल याद रखना है कि मतलब कहने का आपका, जब कोई धातु, जब कोई मेटल आपका रिएक्शन करेगा वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो आपको धातु ऑक्साइड देगा। अब धातु ऑक्साइडों के गुण में हमने क्या क्या पढ़ा कि धातु ऑक्साइड कुछ तो ऐसे होंगे। पहली बात, धातु का ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। सीधी सीधी बात कि धातु का जो ऑक्साइड बनेगा ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन सभी क्षारीय गुण के साथ साथ कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड भी हैं जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। यानी अगर हम कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको हम चाहे अम्ल के साथ मिलाएं चाहे क्षार के साथ मिलाएं, दोनों ही कंडीशन में वो हमको लवण दे देंगे। और ऐसे जो आपके धातु ऑक्साइड थे उनका नाम क्या था, Al2O3, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जल में कुछ विलेय हैं कुछ अविलेय हैं। जो जल में मिल जा रहे हैं उनको एल्केली कह रहे हैं, जो जल में नहीं मिल रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, केवल धातु ऑक्साइड कह रहे हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब सेकंड पॉइंट हमको पढ़नी है धातु का H2O यानी जल के साथ रिएक्शन। ठीक है, जल के साथ रिएक्शन मतलब धातु होगा कोई और किसके साथ, जल के साथ H2O के साथ रिएक्शन करेगा। ये हमको क्या देगा, जब धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये धातु ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करेगा, धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ रिएक्शन करता है और धातु का क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतनी चीज, ये वाली पॉइंट आपको समझ में आई। सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जब धातु क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो जब धातु आपका किसी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले वो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करेगा और बाइंड करके क्या करेगा, धातु का ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा, धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जितने भी धातु हैं सभी धातु एक जैसा पानी के प्रति यानी जल के प्रति एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये चीज निर्भर करती है कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है ना, उनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेंगे, ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे, जैसे कौन, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा जो कम रिएक्टिव है, कुछ तो ऐसे होंगे, कुछ धातु आपके ऐसे होंगे जिनको क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, यानी वो बहुत ही कम, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। यानी जैसे आपका कौन, कॉपर है ना, कॉपर हुआ, या फिर आपका क्या हुआ, जैसे Au, Ag, ये सब क्या है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव या बहुत ही कम अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इनके हम अगर जल के साथ अभिक्रिया कराना चाहते हैं तो वो जल आपको, वाटर आपको
क्या करना पड़ेगा, गर्म लेना पड़ेगा। और कुछ तो ऐसे धातु हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि आप क्या कहेंगे कि सभी धातु जल के प्रति समान अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, सब अलग अलग अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। कुछ आपके धातु ऐसे हैं जो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, कुछ आपके ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ ही अभिक्रिया कर लेंगे। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कौन कर सकता है, जैसे आपके सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेंगे, ठंडे पानी के साथ ही आपका रिएक्शन कर लेंगे। और रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, इनका ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड बनाने के बाद फिर ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपका कौन स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर आपका कौन ऐसा है जो बॉइल्ड पानी यानी गर्म पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जैसे आपका मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम आपके गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर आपका क्या करेगा, वो भी कॉपर कम रिएक्टिव है, वो भी आपका गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। आगे आपको बताती हैं स्ट्रीम के साथ। स्ट्रीम मतलब भाप। देखिए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव में कौन आता है आपका, जैसे सोडियम हुआ है ना, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है, यानी ये क्या करेंगे, कोल्ड है ना, या फिर ठंडे पानी आपके, ये ठंडे पानी के साथ ही ये आपके रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड दे देंगे। जैसे आपका क्या है, Na सोडियम प्लस H2O क्या है, जल है। यही चीज़ हमको पढ़नी है कि धातु की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, जल के साथ करवानी है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, ये चीज़ हम नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट बाद में लास्ट में ये फाइनली क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। तो फाइनली ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी सोडियम NaOH बनाएगा, है ना, NaOH बनाएगा। अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ से 2 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ भी 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2 कर दीजिए, ठीक है, यानी 2Na 2H2O, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ इस रिएक्शन में एनर्जी भी बाहर रिलीज होती है क्योंकि ये आपके क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई कि क्या है, कोई भी धातु लिया हमने, धातु कैसा था, हाईली रिएक्टिव था, अधिक अभिक्रियाशील था इसमें उदाहरण के तौर पे हमने सोडियम और पोटेशियम को लिया। तो सोडियम के रिएक्शन करके देखा, सोडियम क्या है, एक धातु है, वो भी हाईली रिएक्टिव, इसने जल के साथ अभिक्रिया की और आपका क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीज़ बनने के साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस और एनर्जी भी रिलीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ी थी, कुछ ऐसे होंगे जिनको गर्म पानी के साथ रिएक्शन करवानी होगी, ठीक है, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जैसे कि मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम को, कॉपर को, ये सब क्या है, कम रिएक्टिव हैं, तो इनको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद ये भी आपका क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड और H2 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव है। आगे आपको क्या आता है, कुछ आपके स्ट्रीम यानी भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो आपके कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका एक धातु है, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ये स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम आप लिख लेंगे, स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, धातु का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यानी Al पर कितने चार्ज होते हैं, +3 का चार्ज, और OH पर 1 माइनस चार्ज, तो AlOH3 का होल थ्राइस,
ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इस हिसाब से आप यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप 2 लगा लेंगे, तो केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। Al2 और OH का होल थ्राइस, ये आपका इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर Al3 करना था, सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3, Al2 ठीक है। अब यहाँ से आपने H2 निकाल दिया है, 3H बचा है, 3H और बाकी आपका O। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन आपका बैलेंस है। यानी कहने का मतलब इसमें हमको 3 रिएक्शन देखनी थी। क्या क्या देखना था, एक रिएक्शन ऐसे थी जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जा रही थी और जो हाईली रिएक्टिव थी, जैसे सोडियम और पोटेशियम। दूसरी बात हमको क्या देखनी थी, कुछ आपके ऐसे थे जो स्ट्रीम या भाप के साथ, है ना, स्ट्रीम या भाप के साथ रिएक्शन करते थे। उनमें उदाहरण के तौर पे कौन था, एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम क्या करता था, भाप के साथ ही रिएक्शन कर देता था और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता था, जैसे आपकी रिएक्शन सामने लिखी गई है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको पानी गर्म करके रिएक्शन करवानी पड़ती है ना, इनको पानी गर्म करके रिएक्शन करवानी पड़ती है क्योंकि वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और कई तो ऐसे होते हैं जिनको आप चाहे गर्म करके पानी करिए रिएक्शन, चाहे कैसे भी कर लीजिए, वो रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हो गए। तीसरी रिएक्शन देखते हैं, धातु का तनु अम्ल के साथ रिएक्शन, यानी मेटल का रिएक्शन पढ़ना है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको धातु लेना है। धातु आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी धातु, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी आप ले लीजिए, सब क्या है, धातु है। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, तनु अम्ल के साथ, है ना। अम्ल आपका जैसे कौन, HCl आपने ले लिया। तो सबसे पहले ये आपको क्या देंगे, लवण देंगे, लवण यानी साल्ट, और साथ साथ में क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या यहाँ से क्या लवण बन सकता है, कॉपर पर प्लस चार्ज है, H पर भी प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस चार्ज है ना। तो यानी कॉपर क्या करेगा, इस माइनस वाले के साथ, Cl के साथ रिएक्शन करेगा, CuCl बनाएगा। ठीक है, CuCl बनाएगा। अब कॉपर पर 2 प्लस चार्ज होता है, कॉपर पर 2 प्लस चार्ज और क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज। तो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन पर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेगा, यानी CuCl2 प्लस H, ये रिएक्शन बनेगी। यानी एक सीधी सीधी लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, धातु क्या कर सकता है, जब तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यानी क्या कहना है, धातु की रिएक्शन पढ़नी थी तनु अम्ल के साथ, धातु एक ले लिया कॉपर क्या करेगा, HCl। अब ये धातु आप बदल सकते हैं, यहाँ आप एसिड भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, HCl में Cl पर माइनस चार्ज है और धातु जो लेंगे आप उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो धातु का प्लस वाला एसिड के माइनस वाले से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, धातु का लवण बना देगा, उसके साथ साथ आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है आपको, धातु की रिएक्शन अधातु के साथ देखनी है और उसके साथ साथ धातु का अन्य धातुओं के साथ, जो अन्य धातु का सॉल्यूशन है उसके साथ अभिक्रिया देखनी है। ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। सीधा सीधा क्या करना है, धातु लेना है और एक अम्ल लेना है। धातु का जो प्लस चार्ज है वो अम्ल के माइनस चार्ज से रिएक्शन करेगा और आपका धातु लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। सिंपल सी रिएक्शन है। अब आप कोई भी धातु लीजिए और कोई भी आप अम्ल ले लीजिए। ठीक है, लेकिन बस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस को नहीं बनाने देता है ना। नोट करके लिखिएगा, नोट में क्या लिखना है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है ना। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और H2 की बजाय H2O बना देता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या, ऑक्सीजन दूसरे में ऐड करने में माहिर है ना। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, अपने सामने वाले में ऑक्सीजन ऐड कर देता है। तो ये आपका HNO3 हम कह रहे हैं क्या, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यानी ये HNO3 जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो होना क्या चाहिए था कि अम्ल के साथ जब धातु क्या करे, रिएक्शन करे, तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन दे, है ना। तो लेकिन ये HNO3 की कंडीशन में क्या होगा, ये H2 की बजाय उसमें ऑक्सीजन और जोड़ देगा और H2 की बजाय H2O बन जाएगा। ठीक है, यानी याद क्या रखना है कि HNO3 में, यानी जब कोई धातु
कौन से नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस की बजाय क्या देगा, H2O यानी जल देगा, क्योंकि ये क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ साथ एक और अपवाद इसमें क्या पढ़ना है, जो आपका Mn और Mg, जो आपका मैग्नीज होता है ना, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दोनों क्या है, धातु हैं, है ना। जैसे इसमें अपवाद था, अम्ल में अपवाद था कि क्या HNO3 क्या रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये H2 की बजाय H2O दे देगा, ठीक है। उसी तरह धातु में भी अपवाद है कि जो Mn और Mg है ना, Mg ये इस नाइट्रिक अम्ल की जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देते हैं और लास्ट में फाइनली क्या होता है, ये H2 ही बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी क्या था, धातु तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे रिएक्शन आपको क्या पढ़नी है, धातु की अन्य लवण के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन ये देख लेते हैं, धातु का अन्य धातु लवण के साथ रिएक्शन। कोई एक धातु लेना है, ले लिए। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ पढ़नी है, अन्य धातु लवण के साथ पढ़नी है, ठीक है, अन्य धातु लवण। अब सबसे एक चीज़ आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा, ये जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखी गई है ना, ये आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी गई है, मतलब जो ऊपर होंगे, है ना, जो ऊपर हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर इनकी रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी। मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से क्या होगा, रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने Na लिया है ना, Na सोडियम धातु है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट, पूरी चीज़ अच्छे से समझिए, ये वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। क्या रिएक्शन, कोई धातु है अन्य धातु लवण के साथ, धातु लवण है ये कोई धातु लवण है और ये केवल धातु है। एक धातु दूसरे के अन्य धातु जब अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करता है, ये रिएक्शन हमको पढ़नी है ना। तो होगा क्या, सोडियम कैसा है, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है, सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। कॉपर आपका यहाँ पर है ना, कॉपर इतना नीचे, मतलब सोडियम की अपेक्षा कॉपर क्या है, काफ़ी कम रिएक्टिव है ना। तो ये कॉपर सोडियम क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और इसके साथ खुद रिएक्ट कर जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, ये Na इस कॉपर को हटाकर सल्फेट के साथ खुद आके जुड़ जाएगा, NaSO4 बना देगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको धातु लेना है, एक धातु कोई भी ले लीजिए आप, है ना, कोई भी धातु ले लीजिए। अब ये धातु क्या है, अन्य धातु का लवण, एक धातु लेना है, एक धातु लवण लेना है। तो धातु लवण में जो भी धातु होगा वो अगर कम रिएक्टिव है तो दूसरा वाला धातु अगर अधिक रिएक्टिव है तो उस कम रिएक्टिव वाले को हटा करके खुद उसके साथ उसके योग बना लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्या था, अधिक रिएक्टिव था कॉपर की अपेक्षा, तो ये क्या किया, यहाँ से कॉपर को हटा करके खुद SO4 के साथ जुड़ के NaSO4 बना लिया, ठीक है। अगर इसी तरह हम अगर यहाँ पर कॉपर लिए होते और यहाँ पर NaSO4 लिए होते, तब क्या रिएक्शन होती, रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये सोडियम को हटा दे, है ना। तो होगा क्या, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। यानी क्या करना है, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही पूरा होगा। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले से क्या करे, उसको रिप्लेस करके खुद जाके उसके साथ यौगिक बना लेगा। यही रिएक्शन आपकी क्या है, धातु अन्य धातु लवण के साथ रिएक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें आपको बस क्या याद रखना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्या है, सोडियम, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम, इसके पहले भी एक होता है लिथियम, इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ऊपर लिथियम, है ना। फिर क्या,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी इनकी कम होती जाएगी। ठीक है, आपकी लास्ट टॉपिक क्या बची है? लास्ट रिएक्शन बचा है धातु का अधातु के साथ रिएक्शन। धातु क्या? Na क्या है? Na मतलब सोडियम। सोडियम क्या है? एक धातु है। ठीक है, Cl क्या है? आधातु है। इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। और ये NaCl है क्या? एक लवण है। कहने का मतलब जब कोई धातु किसी आधातु के साथ रिएक्शन करेगा या अभिक्रिया करेगा तो लवण प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सोडियम का अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या 2 8 1। सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का अगर लिखेंगे 2 8 है ना, उसके बाद 7। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए अस्थायित्व क्रिएट करता है ना, यानी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने की किसकी वजह से हो रही है? इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देगा? इस कैल्शियम को, सॉरी क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाए तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा? और यहाँ जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना देने के लिए तैयार है। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब सोडियम क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से इस पर एक प्लस चार्ज। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। यानी आपको रिएक्शन क्या देखनी थी? धातु का अधातु के साथ रिएक्शन। धातु क्या था आपका? सोडियम। क्लोरीन क्या था? आधातु। यानी जब कोई धातु किसी आधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो आपको लवण देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखा गया। अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे? Na पर एक यहाँ और क्लोरीन पर कितने? 7। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो इसको क्रॉस से दिखा देंगे। ये आपका क्या होगा? लुईस संरचना बनकर तैयार होगी। इस तरह से आपने ये पूरी रिएक्शन पढ़ ली है। सबसे पहले क्या था? धातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर धातु का H2O के साथ रिएक्शन, धातु का तनु अम्ल के साथ, फिर धातु का आधातु के साथ, धातु का अन्य धातु ऑक्साइड के साथ। ये आपकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है मेटल और नॉन मेटल की।